हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम MMPF 007 इक्विटी मार्केट्स का सेकंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पेपर, पिछला पेपर हमने डिस्कस करा था आपका। टॉप 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगेन टॉप 8 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट 2 में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है अगर मैं 16 क्वेश्चंस वन स्ट्रेच में डिस्कस कर दूंगा तो। इसलिए मैंने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टोटल 8 क्वेश्चन उसमें है, 8 क्वेश्चन इसमें है। तो आपके 16 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका मोर देन 70 to 80% पेपर आपका फंस जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्क्राइब द वेरियस फंड बेस्ड सर्विसेज। तो क्या है भाई रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड फंड बेस्ड सर्विसेज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल सिस्टम्स का इंजन ऑयल होता है। गाड़ी इकोनॉमी बेस्ट हो सकती है, पर अगर ऑयल नहीं है वो तो इंजन सीज कर जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज का काम होता है सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, रिस्क को मैनेज करना और पैसों को स्मूथ फ्लो इंश्योर कराना। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ना हो तो आम आदमी बोलेगा इन्वेस्ट कहाँ करें और कंपनी बोलेगी पैसा कहाँ से लाएं। सिंपल सी बात है। आप हर चीज के लिए क्या करेंगे, एक सिस्टम ही तो है। बैंक में आप अपना सरप्लस पैसा डालते हो और फिर जिसको जरूरत होती है वो बैंक से लोन लेता है। तो बैंक क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल सिस्टम है बीच में। ठीक बात है। यहाँ पे आप अपना सरप्लस मनी इन्वेस्ट कर रहे हो और लोग जिसको जरूरत हो रही है वो कुछ लोन कुछ इंटरेस्ट पे कर कर उनसे पैसा उठा ले रहा है, इंश्योर कर रहा है कि सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में दी जाए, कोलेटरल बैक्ड सिक्योरिटीज। तो इस तरीके से ही सब काम चलते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, घर का पैसा मार्केट तक पहुंचे, वरना पैसा कि अगर घर में पड़ा रह जाएगा तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज को पैसा मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, हेजिंग, डाइवर्सिफिकेशन। भाई आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप सारा रिस्की एसेट में पैसा नहीं डालते। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सारा पैसा भी आप इन्वेस्ट नहीं कर देते किसी एक जगह पर, किसी एक बैंक के साथ, किसी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। आप उसको डाइवर्सिफाई करते हो रिस्क मैनेज करने के लिए। लिक्विडिटी, जब चाहिए तब पैसा मिले। लिक्विडिटी कैसा, अब मान लीजिए आपको हाईली लिक्विड है, अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपके आने वाले कुछ साल में आपके पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप ऐसी जगह पैसा लगाना चाहोगे जहां से आप तुरंत पैसा निकाल सको। जैसे कि लिक्विड टी बिल्स में आप लगा लोगे पैसा, या फिर आप क्या करोगे, आप छोटे शॉर्ट टर्म टेन्योर की एफडी डाल दोगे कि भाई मुझे अगले 6 महीने में पैसा चाहिए तो मैं 6 महीने की एफडी ही डालता हूँ। इस तरीके की जगह आप पैसा डालोगे रेदर देन अर्निंग पुटिंग योर मनी इन कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा डालना पड़े। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी बूस्ट होती है जब आप पैसा डालते हैं आपके देश की। अगर बैंक एनबीएफसी म्यूचुअल फंड में ना हो तो लोग सिर्फ गोल्ड और अलमीरा में डिपेंड रहेंगे, इकोनॉमी बोलेगी मेरा क्या होगा। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, ये सर्विसेज सीधा पैसा प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लोन और एडवांसेस, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सब। वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप्स को ऑक्सीजन, आपने देखा ही होगा आजकल शार्क टैंक आता है, उसमें वेंचर कैपिटल्स होते हैं। वो क्या करते हैं भाई, किसी स्टार्टअप को पैसा प्रोवाइड करते हैं। लीजिंग, असेट्स यूज करो, ऑनरशिप बाद में सोचो। सिंपल सी बात है। आप हर चीज खरीदे थोड़ी चले जाओगे। आप कोई दुकान किराए पे लेते हो तो लीज करते हो, आप घर किराए पे लेते हो, वो लीजिंग ही है। हायर परचेज, ईएमआई पे सपने पूरे करना, जैसे आप घर लेते हो, गाड़ी लेते हो ईएमआई पे। आजकल एप्पल फोन बहुत ले रहे हैं ईएमआई पे। फैक्टरिंग, बिल्स को कैश में बदलना। म्यूचुअल फंड, सबका पैसा एक जगह एक्सपर्ट मैनेजर के साथ। एग्जाम्पल, बाइक ईएमआई पे ली, फंड बेस्ड सर्विस है। स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर लगा, फंड बेस्ड सर्विस है। ठीक बात है। चलो, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस रिटर्न्स। टाइप्स ऑफ रिस्क, इन्वेस्टमेंट, परफॉर्मेंस, रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क का टेंशन पैकेज फ्री होता है। ठीक बात है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आप रिटर्न के लिए नहीं करते, आपको टेंशन भी रहती है कि इन्वेस्टमेंट में कि भाई मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, जहां मैं पैसे दे रहा हूँ क्या वो कहीं डिफॉल्ट हो गया तो। भाई जितना आप रिस्क लेते हो, जितना आप रिस्क इन्वेस्टमेंट डालते हो, उतना ही आपका रिटर्न के चांसेस बढ़ते हैं। ये आपने सुना ही होगा, लोग जो क्रिप्टो में पैसा लगाए वो सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट सबसे अच्छा रिटर्न भी उन्होंने मिला है। अगर आप देखोगे पिछले 10 साल पहले अगर किसी ने रिपल जैसे कॉइन में लगाया था तो रिपल का दाम 19 रुपए था, आज उस रिपल कॉइन का दाम 198 रुपए है। तो सोचने वाली बात है, बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट था, बट लोगों पर ट्रस्ट नहीं था, बट जिन्होंने लगाया उनको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आप नॉर्मल अपने बैंक में रखते तो आपको 2% हर साल का मिलता उसके रिगार्डिंग। तो टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क,
मार्केट रिस्क, प्राइस ऊपर नीचे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अगर आप पैसा लगा भी देते हो ना, लाख लोग कहें कि भैया हमने पैसा लगा दिया और हम भूल गए, कोई नहीं भूलता भाई। आप खुद भी देखते हो, डीमेट अकाउंट चेक करते रहते हो आपका क्या चल रहा है, आपका शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप आदत होती है इंसान की। और आप कभी कभी इमोशनल होकर गलत फैसले ले लेते हैं, तो इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते, टेक्निकल्स चेक करके, फंडामेंटल्स चेक करके फैसले लिए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क, बोरोवर बोलेगा भूल जा। लिक्विडिटी रिस्क, बायर ही नहीं मिला। इंटरेस्ट रेट रिस्क, रेट बढ़ा बॉन्ड गिरा। इन्फ्लेशन रिस्क, पैसा वैल्यू लूज करेगा। बिजनेस रिस्क, कंपनी का आइडिया फ्लॉप हो जाता है। तो मार्केट रिस्क क्या है? प्राइस का ऊपर नीचे चढ़ना। क्रेडिट रिस्क, बोरोवर का बोलेगा भाई इसको तो पैसे ही नहीं देने इसके, भाई जैसे आप देखते हो, आप भी पैसा किसको देते हो? जहां पे आपको पता है भाई ट्रिपल बी रेटिंग है या ट्रिपल सी रेटिंग है, वहां पे आप पैसा लगाना चाहोगे उस इन्वेस्टमेंट में? कभी नहीं। आपको पता है कि डिफॉल्ट होने के चांस है। जहां पे क्रिलिक, क्रिसिल ऐसी इकरा ने अगर ट्रिपल ए रेटिंग दे रखी है, ए प्लस रेटिंग दे रखी है, वहां आप पैसे तुरंत लगा दोगे, क्योंकि आपको लगता है भरोसा कि भाई क्रेडिट रिस्क रेटिंग इसकी सही है। लिक्विडिटी रिस्क, बाहर ही नहीं मिला भाई, आपने शेयर खरीद लिए किसी एक कंपनी के, अब उसे खरीदने के लिए कोई राजी नहीं है, तो क्या करोगे? आप उसे होल्ड करके बैठे रहोगे, कोई खरीदार नहीं है उसका। इंटरेस्ट रेट रिस्क, रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा, सिंपल सी बात है। इन्फ्लेशन रिस्क, पैसा वैल्यू लूज कर जाएगा। आप मान लीजिए आप 2% की दर से आपका पैसा बढ़ रहा है बैंक में और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% की दर से, तो भाई क्या होगा? आपके पैसे की अल्टीमेटली वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। और जो 1 लाख रुपए आज वैल्यू रखता है, जितना आप एक सामान 1 लाख से एक बाइक खरीद पाओगे, अगले 4 साल में वो बाइक की दाम तो हो जाएगी 1.5 लाख, पर आपका जो बैंक में पड़ा पैसा था वो कितना होगा? 1,20,000 रुपए, तो यानी 30,000 का डेप्रिसिएशन आ गया आपका। बिजनेस रिस्क, कंपनी का आइडिया फ्लॉप है। अब कोई कंपनी आया अजीब सी उल्टी सीधी आइडिया लेके आ जाए, लोगों को लगे बहुत बढ़िया है, और बाद में पता लगे वो आइडिया फ्लॉप हो गया। जैसे एक आपने देखा होगा 251 का एक फोन आया था, नमो नमो फोन करके बोला गया था, वो फोन आज तक किसी को डिलीवर नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट में आजादी की 15 अगस्त को हम फोन रिलीज करेंगे, हर बंदे ने 251 रुपए पे कर दिए थे उस कंपनी को, और वो फोन आज तक किसी के हाथ में नहीं आया। तो एग्जाम्पल, चाहे 5 रुपए से 20 रुपए हो जाए, इन्फ्लेशन रिस्क डायरेक्टली दिल पे लगता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस यानी रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, प्राइस बढ़ने का मजा, भाई आपका पैसा बढ़े, अप्रिशिएट हो तो आपको मजा आता है। इनकम रिटर्न, डिविडेंड हो मिले या फिर इंटरेस्ट मिले या रेंट मिले, तो इनकम का रिटर्न उस तौर पे। टोटल रिटर्न, इनकम प्लस कैपिटल गेन। रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, रिटर्न जितना मिला वर्सेस स्ट्रेस कितना लिया, सिंपल सी बात है। भाई आपने एक ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया जहां पे आपको डेली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चढ़ रहा है, और कुछ दिन बाद आप देख रहे हो 1.5 साल बाद आपने उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करी और आज भी आप कितने पे पड़े हो? भाई 2% इंटरेस्ट कमाया आपने, तो आपने क्या करा? आपने सिर्फ स्ट्रेस ज्यादा लिया और उसके बदले में रिटर्न कितना मिला? कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड आपने एक इन्वेस्टमेंट में डाला पैसा, उसमें ऊपर नीचे तो हुआ, पर साल भर जब आप पैसा निकालने गए तो आपको 17% 18% रिटर्न मिला, दैट इज मोर देन इनफ। तो आपके लिए वो रिस्क एडजस्टमेंट ठीक है। वो चीज 10 किलोमीटर चल के फिर समोसा मिला, बैड रिटर्न। उबर के से जाके जॉब मिली, गुड रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। What do you understand by equity and debt capital? Describe the various avenues through which capital is raised from international market. Equity and debt capital plus international capital raising avenues. Equity capital क्या है? Ownership based fund. इन्वेस्टर कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, डिविडेंड ऑप्शनल रहता है, वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू शादी, प्रॉफिट हुआ तो पार्टी, लॉस हुआ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। डेट कैपिटल, लोन बेस्ड फंड, इंटरेस्ट फिक्स होता है, इमोशंस नहीं आते इसमें। डेट जैसे कि बैंक का लोन, ईएमआई मिस हुई फोन कॉल आ जाएगा, पक्की बात है, तो वो वाली बात। इंटरनेशनल कैपिटल रेजिंग एवेन्यूज, एडीआर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स, जीडीआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मसाला बॉन्ड्स। एग्जाम्पल, देसी कंपनी फॉरेन से पैसा बोले, डॉलर अंकल प्लीज हेल्प, डॉलर अंकल हेल्प प्लीज, तो वही वाली बात है कि बॉन्ड में रहता है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो ये क्या होता है, आप कुछ फिक्स रेट पे कुछ बॉन्ड्स पे पैसा डाल देते हो अपना रुपया, जैसे जैसे यूएस का प्राइस बढ़ेगा उस आपके बॉन्ड्स का प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा, वो उसमें फिक्स रिटर्न आपको मिलता है कि भाई इतना 11%, 7%, 8% जो भी फिक्स चल रहा होता है कि भाई इतना पैसा आप डालोगे उसके अगेंस्ट में हम इतना आपको फिक्स रिटर्न दे देंगे। What are pre-issues obligations of merchant bankers? Describe the major steps involved in pre-issue process. Pre-issue obligations of merchant bankers and pre-issue process. Merchant banker IPO का वेडिंग प्लानर होता है, वेन्यू, गेस्ट लिस्ट, डेकोरेशन सब उसका काम है। प्री इशू ऑब्लिगेशंस क्या होती है? पहले ड्यू डिलीजेंस,
प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग, सेबी की गाइडलाइंस को कंप्लाई करना, प्राइस जस्टिफिकेशन करना, अंडरराइटिंग एंड अरेंजमेंट करना। भाई सब कुछ देखना भाई, एक आईपीओ से पहले क्या क्या उसको देखना है एक मर्चेंट बैंकर को। तो भाई ड्यू डिलीजेंस की सारे वो कंप्लाई कर रहा हो अपने लॉस, प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग की, भाई कैसे हमें आगे गाइडलाइन पास करनी है, सेबी क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है वो सारे अप्लाई करना, प्राइसिंग जस्टिफाई करना कि भाई इसकी नेटवर्थ के हिसाब से, इसके प्रोजेक्शंस के हिसाब से कितना हमें प्राइस बैंड रखना चाहिए इक्विटी शेयर्स का, अंडर राइटिंग अरेंजमेंट करना उसके लिए। प्री इशू प्रोसेस क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज कि भाई कौन कौन बैंक्स उसके इंटरमीडियरीज रहेंगे, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कि अगर भाई नहीं बिका तो कौन इसको कितना शेयर्स का होल्ड करेगा। जरूरी थोड़ी है हर बार सब्सक्रिप्शन पूरे मिल जाए, कभी कभी आपके लो सब्सक्रिप्शन भी चलते हैं। सेबी अप्रूवल, फिर सेबी का अप्रूवल लेना, मार्केटिंग एंड रोड शो। फिर आपके भाई आपने देखा होगा अक्सर अगर आप सीएनबीसी आवाज देखते हो या कुछ इस तरीके के चैनल देखते हो तो उसमें बीच में आईपीओ की, जब आईपीओ आने वाले होते तो उस कंपनी के एड्स भी आने लग जाते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसकी ये ग्रोथ है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलते हैं आईपीओ के। मार्केट में अब न्यूज फैलाई जाती है थ्रू द इन्फ्लुएंसर, थ्रू द यूट्यूबर्स, ये भी आजकल होने लगा है। फिक्सेशन ऑफ प्राइस बैंड्स करना, शादी से पहले कार्ड्स, प्रिंट, हॉल बुक, गेस्ट इनवाइट सब प्री इशू ही है, समझ में आ गई। तो ये सब पहले अरेंजमेंट करना आईपीओ से, आईपीओ से पहले की जो प्लानिंग होती है वो सब प्री इशू है, मर्चेंट बैंकर करता है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज एन इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम, डिस्क्राइब द मार्जिनिंग सिस्टम यूज फॉर रिस्क कंटेमिनेट। इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर एंड मार्जिनिंग सिस्टम, सर्किट ब्रेकर सिस्टम आपने सुना होगा, लोअर लोअर सर्किट अपर सर्किट, ये सुना है कि 10% एक शेयर इकट्ठे गिर जाता है तो फिर उस पर एक ब्रेक लग जाता है, उस दिन उसमें और कोई डील नहीं होती है। अभी रिसेंट में मीशो के साथ हुआ था कुछ महीने पहले, जैसे ही वो आया तो तुरंत उसमें ना पहले तो बहुत ऊपर चढ़ा, ठीक है, अपर सर्किट लग गया कि भाई इसमें आप खरीद नहीं सकते, बहुत ही ऊपर चला गया, एक दिन में 10% ऊपर बढ़ गया। और अगले ही दिन क्या हुआ, अगले ही कुछ 2-3 दिन में वो एकदम से ही बिल्कुल नीचे लॉस पे आ गया, 10% सीधा नीचे गिरा, 10% तो 15%, तो सीधा लोअर सर्किट लग गया। फिर उसके बाद आप उस पर कुछ खरीद नहीं सकते, आप कुछ बेच नहीं सकते इक्विटी शेयर्स को उस पूरे दिन के लिए। मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए या ऊपर चला जाए तो ट्रेडिंग टेम्पररी बंद हो जाती है। 10% 45 मिनट के लिए हॉल्ट हो जाएगा, 15% 1.5 आवर्स के लिए होल्ड हो जाएगा, 20% फुल डे बंद हो जाएगा। हाई फीवर में डॉक्टर बोले थोड़ा रेस्ट लो, मार्केट ब्रेक भी वही काम करता है। मार्जिनिंग सिस्टम, रिस्क कम करने के लिए एडवांस पैसा डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन, मार्केट टू मार्केट मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। होटल चेक इन पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेम लॉजिक। क्वेश्चन 6, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस एंड डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन इट। फंडामेंटल एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की असली सेहत या मेडिकल टेस्ट है। इंडस्ट्री एनालिसिस कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री का फ्यूचर, कंपटीशन और डिमांड स्टडी करना। फैक्टर्स, डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी इवॉल्व हो रही है, एंट्री बैरियर्स कौन कौन कंपटीशन आ रहा है, क्या क्या घुसने में बिजनेस में दिक्कतें आती है, वो सब चीजें। सीडी इंडस्ट्री वर्सेज ओटीटी, इंडस्ट्री एनालिसिस से पहले ही सिग्नल दे दिया था कि भाई सीडी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी क्योंकि ओटीटी जैसी चीजें आ सकती है, और वही हुआ। आज आप सीडियां खरीदते भी नहीं हो क्योंकि ओटीटी है, आप सीधा नेटफ्लिक्स लेते हो। और नेटफ्लिक्स ने क्या करा, नेटफ्लिक्स पहले कैसी कंपनी हुआ करती थी, नेटफ्लिक्स पहले सीडी की ही कंपनी थी, वो सीडी रेंटल थी नेटफ्लिक्स, जिसने अपने आप को इवॉल्व किया और अपने आप को ओटीटी में चेंज कर दिया। ऑन द अदर हैंड मोजर बेयर आज भी बहुत डाउन चली गई, मोजर बेयर भी सेम काम करती थी पर मोजर बेयर नहीं चल पाई। व्हाट इज एन इंडेक्स एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज क्रिएटेड, डिस्क्राइब द इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। इंडेक्स एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, इंडेक्स मार्केट का रिपोर्ट कार्ड होता है, सेंसेक्स, निफ्टी, एसएनपी, डाउ जोन्स, ये सब सुना होगा आपने। मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करता है, बेंचमार्क सेट करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्रिएशन होती है। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, स्टॉक का सिलेक्शन, वेटेज मोस्टली मार्केट कैप बेस्ड, बेस ईयर एंड वैल्यू एंड रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। देख लो आप ये समझ लो, जो निफ्टी 50 की कंपनी आज लिस्ट है जरूरी नहीं है वो निफ्टी 50 में हमेशा ही रहेंगी। हर साल मार्केट की कैपिंग कितनी बढ़ रही है, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस बेसिस पे निफ्टी 50 के शेयर्स भी चेंज होते रहते हैं। टॉप 50 शेयर्स निफ्टी के उसमें रहते हैं, तो इस तरीके से चीजें होती है। एग्जाम्पल, क्लास टॉपर की लिस्ट, सबका नहीं, बेस्ट स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला जाता है और उसके बेसिस बताया जाता है कि भाई क्या रहेगा। What are alternative investment funds? How are they different from mutual funds? Alternative investment funds, AIF, and mutual fund differences. AIF, high risk, high return वाला exclusive club. Category 1, startup infrastructure. Category 2, PE debt funds. Category 3, hedge funds.
तो भाई अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन डिफरेंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इन एस्पेक्ट, एआईएफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाई रहती है, म्यूचुअल फंड्स में लो रहती है। रिस्क हाई रहता है, मॉडरेट रहता है म्यूचुअल फंड में। रेगुलेशन सेबी स्पेशल, सेबी रिटेल। इन्वेस्टर्स एचएनआई रहते हैं, उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं। म्यूचुअल फंड बस, एआईएफ स्पोर्ट्स कार्स। समझ में आ गया? फाइनल लाइन एग्जाम फ्रेंडली। फाइनेंस सिर्फ नंबर का नहीं, समझ और पेशेंस का गेम है। जो समझे वो जीता, जो इग्नोर करेगा वो सीखता ही जाता है। तो दोस्तों हमने एमएमपीएफ 007 के टॉप 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए दोनों पार्ट्स मिला के। 8 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं और 8 क्वेश्चन पीछे एक और वीडियो बनाया हुआ उसमें डिस्कस किए हैं। आप ये 2 वीडियोस देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं आपके से अगली वीडियो में। चलिए बाय।